हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार और शुरुआत इस वक्त की बहुत बड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री मोदी ने अब से कुछ मिनटों पहले ही एक हाई लेवल मीटिंग खत्म की है और हमें पता चला है कि करीब 160 मिनट लंबी इस मीटिंग में सिर्फ अफगानिस्तान और पंजशीर को लेकर बात हुई। इस ऑल इंपॉर्टेंट मीटिंग में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल थे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह थे, विदेश मंत्री एस जयशंकर थे, गृह मंत्री अमित शाह थे और साथ ही चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत भी। प्रधानमंत्री मोदी को मिनट टू मिनट डिटेल दी गई। प्रधानमंत्री को पूरी प्रेजेंटेशन दी गई है कि अफगानिस्तान में तालिबान का कितना कब्जा हुआ है, कितना इलाका भी बाकी है और आज पंजशीर घाटी में क्या हुआ, तालिबान की सरकार कैसे बनेगी और उसमें पाकिस्तान का कितना रोल रहेगा। अफगानिस्तान मामले पर भारत का अगला कदम क्या होगा, यह बड़ा सवाल है। मोदी अगला फैसला क्या करेंगे, वो इस मीटिंग के बाद अब अगले कुछ दिनों में तय होगा। प्रधानमंत्री को जो कुछ भी बताया गया है, पंजशीर और पाकिस्तान पर जितनी भी इनसाइड इंफॉर्मेशन दी गई है, उसकी पूरी रिपोर्ट यहां पर। आज शाम 4 बजे एक ऑल इंपॉर्टेंट और अर्जेंट मीटिंग हुई है। हाई लेवल मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी थे, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल थे, रक्षा मंत्री थे, गृह मंत्री थे, विदेश मंत्री थे, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे, वित्त मंत्री भी थी। 160 मिनट, जी हां, पूरे 160 मिनट की मैराथन मीटिंग हुई। इससे आप मीटिंग की अर्जेंसी का अंदाजा लगा सकते हैं। ये सारे सदस्य वो हैं जो कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी कि सीसीएस के भी सदस्य हैं। हालांकि सरकार के सूत्रों का ये कहना है कि ये बैठक सीसीएस नहीं थी। बैठक के बारे में हालांकि सरकार की तरफ से आधिकारिक कोई भी बयान जारी नहीं किया गया, लेकिन ऐसा माना जा सकता है कि अफगानिस्तान के जो मौजूदा हालात हैं उसके बारे में चर्चा हुई होगी। खासतौर पर पाकिस्तान की सक्रियता जिस प्रकार से दिख रही है, उसके बाद निश्चित तौर पर सुरक्षा को लेकर भारत और ज़्यादा अपनी व्यवस्था चाक चौबंद करना चाहेगा। प्रधानमंत्री का पूरा फोकस अफगानिस्तान पर था। आज पंजशीर में क्या हुआ, तालिबान कहां तक पहुंचा, हर इंफॉर्मेशन मिनट टू मिनट डिटेल की प्रेजेंटेशन मोदी को दी गई। मगर मोदी का मेन फोकस था पाकिस्तान। पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर शेख रशीद का यह बयान सुन लीजिए। पाकिस्तान ने मान लिया है अफगानिस्तान में उसी ने तालिबान के साथ मिलकर कहर बरपा रखा है। आप देखें 15 अगस्त से लेके और आज 6 सितंबर तक, पहले सबसे पहले कौम को जो मैं भूल गया शुरू में, यौम दिफा की मुबारकबाद पेश करता हूँ। सबसे पहले हमने रात की तारीकी में जो 6 सितंबर को उन्होंने नापाक कदम यहाँ रखे और हमने उनको बुरे तरीके से शिकस्त दी, सारी अजीम अफवाज और सारी पाकिस्तानी कौम को उसका क्रेडिट जाता है। पंजशीर पर हमला पाकिस्तानी फौज ने ही कराया। हमले का प्लान पाकिस्तानी आर्मी ने ही बनाया। सबूत नंबर 1 देख लीजिए। जनरल फैज हमीद ने द टी इज फैंटास्टिक और वी विल सरप्राइज यू की डेफिनेशन ही बदल कर रख दी है, क्योंकि आज सिर्फ एक मुल्क को सरप्राइज नहीं किया गया, बल्कि आज पूरी दुनिया की खुफिया एजेंसियां जो हैं उन्हें एक बहुत बड़ा सरप्राइज दिया गया है। आईएसआई चीफ आया, आईएसआई के डीजी ने फोन घुमाया, तब जाकर तालिबानी आतंकियों ने पंजशीर में तोप कामों अहमद मसूद की तरफ खोला। सबूत नंबर 2 देखिए। हम आपको आज की सबसे बड़ी खबर देने वाले हैं कि तालिबान ने जो पंजशीर के सातों अजला हैं उनका कंट्रोल संभाल लिया है। उसका मतलब यह है कि अहमद मसूद अमरुल्लाह सालेह की मौत भी फिर करीब है। अमरुल्लाह सालेह के घर पर ड्रोन से बमबारी हुई। ड्रोन का बटन दबाने वाला कोई तालिबानी नहीं, पाकिस्तानी ही था। काबुल में आईएसआई चीफ मिनट टू मिनट की अपडेट ले रहा था और पंजशीर में पाकिस्तानी आर्मी के जवान तालिबानी आतंकियों के साथ मिलकर अंधाधुंध फायरिंग कर रहे थे। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसा उनका जो जख्म था ना, आज उन्होंने जो फैज़ हमीद की तस्वीर देखी है वहाँ पर काबुल में, तो उन जख्मों पर आप समझिए कि किसी ने नमक छिड़क दिया है और वो जो बिलबिलाहट है वो आपको नज़र आती है। और ये बड़े अरसे के बाद है, वैसे हमें ये खुशी नसीब हुई है।
पंजशीर के पहाड़ कांप रहे हैं, ऊपर से अटैक, नीचे से काउंटर अटैक हो रहे हैं। सब कुछ पाकिस्तान का किया कराया है। तालिबान को पंजशीर में गोले बारूद का टॉनिक भी भाजपा ने दिया। अमरुल्लाह सालेह के घर पर हवाई हमले का प्लान भी पाकिस्तानी एयरफोर्स ने बनाया। सब कुछ आईएसआई चीफ की मॉनिटरिंग में हुआ। और ये सिर्फ दावा नहीं है, सच्चाई है। इस ट्वीट को पढ़ लीजिए, क्लियरली लिखा है, पाकिस्तानी एयरफोर्स ने स्मार्ट बॉम्ब से पंजशीर पर अटैक किया। तालिबानी आतंकियों और पाकिस्तानी सेना से लोहा ले रहे पंजशीर के शेर अहमद मसूद ने भी आज एक ऑडियो जारी करके कंफर्म कर दिया है कि पंजशीर को घेरने वालों में तालिबानी भी हैं और पाकिस्तानी भी हैं। शहादत हमवतनान व फर्जंदान सिद्दीकी सरजमीन را خدمت خانواده محترمشان و ملت شهید پرور افغانستان تبریک و تسلیت عرض می کنم. افغانستان در ماه‌های گذشته جنگ‌های فراوانی را شاهد بود و مردم ما در اقصا نقاط مختلف مقاومت کردند و استادگی نمودند. تا اینکه متاسفانه به دلایل مختلف جنگ به نقطه‌ای رسید که افغانستان در تنگنای سقوط قرار گرفت. در آخرین نقطه مردم با عزت ما از بدخشان تا تخار، از کاپیسا تا اندراب مقاومت‌های خود ادامه دادند تا بالاخره مقاومت و جغرافیای اندراب و پنجشیر رسید. جبهه مقاومت ملی به خاطر دفاع از عزت، سلامت، استقلال، آزادی و عدالت مبارزه خود به خاطر دفاع از این ارزش‌ها شروع کرد. دیروز بعد از اعلامیه علمای سرتاسر کشور، جبهه مقاومت ملی فیصله علما را نهایی و لبیک گفت و احترام گذاشت. اما طالب ها خوشبختانه که تینت واقعی خود را نشان دادند و بالاخره برخلاف چیزی که در ظاهر می گفتند نشان دادند که نه باوری به شریعت دارند. अमरुल्लाह सालेह की लोकेशन ट्रैक करो। सालेह कहां है, ड्रोन से पता करो। पंजशीर के पहाड़ों में किधर से दाखिल होना है, कैसे हमला करना है, कैसे बचना है, सबकी पटकथा पाकिस्तान ने लिखी। तभी तो पाकिस्तानी अब खुलकर कहने लगे हैं कि तालिबान और पाकिस्तान नाम दो लेकिन एक जान। आजकल तो बड़ी बड़ी मीटिंग्स जो हैं वो जूम के जरिए हो रही हैं। फिर क्यों, क्या जरूरत पेश आई जनरल फैज हमीद वहां पर जाते और फिर वो जो उनकी तस्वीर है, एक मुस्कुराती हुई तस्वीर जिस पर पूरा पाकिस्तान खुश है, उनकी तस्वीर को देखकर, और जो पाकिस्तानियों की खुशी है वो हमें नज़र आ रही है जनरल फैज हमीद की मुस्कुराहट में। जाने के वहाँ पर 2-3 मकासद हैं। एक तो ये दुनिया को पैगाम देना है, जो कि बड़ा एक राइट डिसीजन है, कि पाकिस्तान अब तालिबान के साथ खड़ा है। तालिबान भी मुसलमान है और पाकिस्तान भी वो मुल्क है जो इस्लाम के नाम पर हासिल किया गया। अफगानिस्तान में पाकिस्तान बहुत बड़ा गेम खेल रहा है। आईएसआई का डीजी तालिबान के कंधों पर बंदूक रखकर पंजशीर को भी लहूलुहान कर रहा है और भारत के खिलाफ भी साजिशें रच रहा है। कैमरे पर आपको सिर्फ तालिबान और उसके आतंकी नजर आ रहे होंगे, लेकिन कैमरे के पीछे एक या दो नहीं, पाकिस्तान के दर्जनों कैरेक्टर अफगानिस्तान में एक्टिव हैं। एक एक डिटेल आपको देंगे। पहले जरा कुछ और ऑडियो सुन लीजिए। पंजशीर में आईएसआई का पूरा रोल समझ जाएंगे। मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर से पाकिस्तान के ताल्लुकात ठीक हैं और डीजी आईएसआई फैज हमीद साहब से मुलाकात करते हुए वो ताल्लुकात उस एक तस्वीर में नजर भी आ रहे हैं। कितनी आग लगी होगी, और एक नाम ही काफी है आईएसआई, और फिर आईएसआई के चीफ का काबुल में जाना। आज पूरी दुनिया के सामने यह क्रिस्टल क्लियर हो गया है कि इस खित्ते के अंदर ताकतवर कौन है, इस खित्ते के अंदर स्ट्रिंग्स जो है वो कौन पुल करता है, इस खित्ते के अंदर मामलात को कौन चलाता है, और इस खित्ते की ताकत, बड़ी ताकत कौन है। मुल्ला बरादर इस वक्त पाकिस्तान की आंखों का तारा बना हुआ है। पाकिस्तानी खुद कबूल कर रहे हैं कि आईएसआई तालिबान की मदद कैसे कर रहा है। कैमरे पर आईएसआई चीफ का मैसेज भी सुनाया जा रहा है और काबुल की चाय का जिक्र भी हो रहा है। क्योंकि जनरल फैज हमीद ने एंड पर कहा कि परेशान होने की बात नहीं है, टेंशन नहीं लेनी, और कोई मामला ऐसा वैसा कुछ भी नहीं हो रहा, हम अपना काम कर रहे हैं। मेरा भारत के लिए एक पैगाम है कि डीजी आईएसआई की तस्वीर को खुद गौर से देखें और याद करें कि टी इज फैंटास्टिक। काबुल में फतह की काबली चाय है, ये चाय काबुल में पी जा रही है, लेकिन धुआं भारत से उठ रहा है। आतंकियों की ट्रेनिंग से लेकर ड्रोन उड़ाने की टेक्निक तक
पाकिस्तान को सब पता है 20 साल पहले ऐसे हालात नहीं थे। उस वक्त ड्रोन नहीं थे, मगर अब सब कुछ खुल्लम खुल्ला है। बाजवा एंड कंपनी आतंक की खुली हुई पिच पर तालिबान की मदद कर रही है और इसलिए इतना ज्यादा कूद रहे हैं कि तालिबान तो सेट हो गया, अब हिंदुस्तान में गड़बड़ करने का प्लान है। ऐसा सरप्राइज भी DGISI देने गए हैं जो मुस्तकबिल करीब में भारत को मिलेगा। अभी हम उसको अनाउंस नहीं कर सकते, कुछ सिक्योरिटी रीजंस हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में भी बताया नहीं जा सकता। लेकिन मेरे पास ये इंफॉर्मेशन है कि आने वाले दिनों में DGISI का ये दौरा बाकी दुनिया को तो शायद नहीं, लेकिन भारत को बहुत बड़ा सरप्राइज देगा। बहुत गौर से पढ़िएगा ये ट्वीट, इसमें पाकिस्तान के रक्त चरित्र के सबूत हैं। खबर कंफर्म है, पंजशीर वैली में पाकिस्तानी कमांडोज अहमद मसूद की रेजिस्टेंट फोर्स के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। पाकिस्तान के SSG के कमांडर्स ग्राउंड जीरो पर हैं। पाकिस्तानी आर्मी के कोबरा हेलीकॉप्टर्स हवाई फायरिंग कर रहे हैं और ISI का चीफ काबुल में बैठकर पूरा ऑपरेशन कोऑर्डिनेट कर रहा है। अगर अब भी कोई शक है तो चलिए आपको इस पाकिस्तानी पत्रकार की बातें सुनाते हैं। यह शख्स स्टूडियो में बैठकर पंजशीर से लेकर काबुल तक एक्टिव कंट्रोल रूम की पूरी क्रोनोलॉजी बता रहा है। कौन क्या कह रहा है सब समझा रहा है। तालिबान की अपने पीछे जो कमांडर्स हैं, जो कंट्रोल रूम है काबुल के अंदर, उससे गुफ्तगू, रेडियो कन्वर्सेशन जो है, ये रेडियो कम्युनिकेशन है तालिबान के रहनुमाओं की पीछे पश्तो के अंदर। इसके अंदर आप ये गुफ्तगू सुन सकते हैं, कॉल रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं। कंट्रोल रूम जो पीछे काबुल के अंदर है उसके साथ जो ऑन ग्राउंड वादी पंजशीर में तालिबान के रहनुमा और कमांडर मौजूद हैं। इसमें बताया गया है कि मुजाहिदीन एक जगह इकट्ठे हो रहे हैं ताकि सबको फतह की मुबारकबाद दी जा सके और मुंतजमीन जो है वो एरिया को क्लियर कर रहे हैं। क्लियरेंस ऑपरेशन चल रहा है, सफाई मुहिम चल रही है। अब तालिबान पहले ही 2 हुक्मनामे जारी कर चुके हैं, एक अमरुल्लाह सालेह के हवाले से, दूसरा अहमद मसूद के हवाले से। अहमद मसूद के बारे में कहा गया है कि इसे ये हमें जिंदा या मुर्दा हमें नहीं फर्क पड़ता, इसकी लाश ले आओ बेशक काबुल। अमरुल्लाह सालेह के बारे में कहा गया है कि ये हमें जिंदा हालत में चाहिए। ये सिर्फ संयोग नहीं, एक बहुत बड़ा प्रयोग है। ISI चीफ का काबुल जाना और फिर पंजशीर पर तालिबान के कब्जे की खबर आना, सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अब तो खुद पाकिस्तानी भी इशारा देने लगे हैं कि लेफ्टिनेंट जनरल फैज हामिद व्यापार करने के लिए काबुल थोड़ी ही गए थे, टारगेट तो कुछ और ही। DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद के दौरे काबुल की बात कर लेते हैं। वैसे वो हमारे बड़े अच्छे पॉलिश करने वाले एंकर हैं, कभी उन्होंने ब्रश नीचे नहीं रखा। कमरान खान आप पहुंचे होंगे, तो वो उन्होंने ट्वीट किया है कि जी वो वहाँ पे पहुंच गए हैं, वहाँ पे सिक्योरिटी, ट्रेड और इकोनॉमिक पाकिस्तान और जो अफगानिस्तान के टाइज होंगे उन पर वो बात करेंगे। मतलब मुझे समझ नहीं आई कि लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद, लेकिन इकोनॉमी और ट्रेड इज नॉट हिज पोर्टफोलियो। ISI के DG का असली पोर्टफोलियो ये तस्वीरें हैं। अफगानिस्तान के अमाज न्यूज ने अब से थोड़ी देर पहले ये वीडियो जारी किया है। काबुल में ये हेलीकॉप्टर्स दिखाई दिए हैं। एक हेलीकॉप्टर अफगानिस्तानी फौज का है, मगर दूसरे की पहचान नहीं हो पाई है। यह हेलीकॉप्टर पहली बार काबुल में दिखाई दिया है और अब इसे पाकिस्तान से जोड़कर देखा जा रहा है। क्या पंजशीर में हमले के लिए इसे भी भेजा गया? पाकिस्तानी कमेंट्री से तो ऐसा ही लगता है। वाजे पाकिस्तान के ऊपर और ड्रोन हमलों के जरिए कहा जा रहा है कि पाकिस्तान किस तरह से मदद कर रहा है तालिबान की। एक तरफ तो ये सूरत हाल है कि ये कहा जा रहा है कि तालिबान की मदद की जा रही है पंजशीर के खिलाफ। पाकिस्तान ने अपने दोस्तों और अपने दुश्मनों में पहचान को जाया नहीं किया। पाकिस्तान ने अपने दुश्मनों से लड़ाई भी लड़ी, जो चीजें पाकिस्तान के खिलाफ हैं उनको टैकल भी किया, लेकिन अपने दोस्तों को बचा कर भी रखा। अफगानिस्तान में पाकिस्तानी सैनिकों के आई कार्ड्स तो खूब मिले, सबूत भी दिखे, मगर अब तो पाकिस्तानी फौज का पिता खुद कैमरे पर आकर कह रहा है कि हां, उसके बेटे ने अफगानिस्तान में कैसे पाकिस्तान का परचम लहराया। ये बताएं कि लेफ्टिनेंट फैज सुल्तान शहीद का वालिद आज कितना फख्र महसूस कर रहा है? मैं बहुत फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ, मुझे बहुत खुशी हो रही है। आपको पता है ना, मेरे बेटे का नाम ही फैज़ है, जो आज वहाँ जर्नैल गया उसका नाम ही फैज़ है। और
मैं भी चकवाल से हूँ, मेरा बेटा भी चकवाल से है, वो भी चकवाल का। आज देख लें आज कितना मेरा दिल खुश हो रहा है कि मेरा बेटा अफगानिस्तान जो जगह जहाँ से हमें मारा जा रहा था वहाँ पे जाके मज़े से चाय पी रहा है। उसने बताया मुझे कि अंकल फिक्र न करो, हमने आपके बेटे को दुश्मनों को नस्ल मजबूत कर दिया और हम यहाँ पे पहुँच गए। ये बात सच है कि पंजशीर के किले में घुसपैठ हो चुकी है। गवर्नर हाउस पर तालिबानियों ने कब्जा कर रखा है। हर घर में घुस कर अमरुल्ला सालेह और अहमद मसूद को ढूंढा जा रहा है, मगर तालिबानी ये काम अकेले नहीं कर रहे। लोकेशन का आइडिया काबुल में बैठे ISI के एजेंट्स भी दे रहे हैं और इस्लामाबाद से भी उसकी 24/7 मॉनिटरिंग हो रही है। हमारी ISI कितनी मेहनत कर रही है और इसने किस तरह फतह किया अफगानिस्तान। दुनिया की नंबर 1 ISI है ये, दुनिया की नंबर 1। ये मोसाद, ये रॉ, ये CIA, ये इन सब को पता होना चाहिए। वो हमीद गुल की बात आज फिर मुझे याद आती है कि एक दिन आएगा कि ISI अमेरिका की मदद से अफगानिस्तान में अमेरिका को शिकस्त देगी, और वो दिन आज आपने देख लिया कि जब वो बिल्कुल अफगानिस्तान माशाल्लाह पंजशेर भी फतह हो गया है। जुगलबंदी सिर्फ तालिबान और पाकिस्तान की नहीं हुई है, अल-कायदा ने भी हाथ मिला लिया है और साजिश ऐसी कि अब तो पाकिस्तानी इस तिकड़ी की कामयाबी की दुआएं मांग रहे हैं। भारत के लिए कि अल-कायदा ने ज्वाइन कर लिया है तालिबान को, और जो ऑपरेशन हुआ है पंजशीर के अंदर, उसके अंदर भी कहा जाता है, रिपोर्ट्स ये हैं कि अल-कायदा ने इस ऑपरेशन के अंदर हिस्सा लिया है और पंजशीर को फतह करने के अंदर अल-कायदा ने भी अपना किरदार अदा किया है। तो ये सारी कुव्वतें जो अल्लाह के परचम को, अल्लाह के नबी के कानून को आगे पहुंचाने के लिए, उसको दुनिया में नाफिज करने के लिए अमल पैरा हैं और मजबूती से आपस में जुड़े हुए हैं। इंशाअल्लाह उन्हें कामयाबी बिलाखिर मिलकर रहेगी और हमें भी ऐसी कुव्वतों का साथ देना चाहिए। एक लाइन में कहें तो अफगानिस्तान में पाकिस्तान और तालिबान का कनेक्शन एस्टैब्लिश हो चुका है, इसीलिए पूरी दुनिया में सैंक्शन पाकिस्तान ट्रेंड कर रहा है। कैमरे पर सब दिखा है। उनको पाकिस्तान से मदद चाहिए, जैसे बाकी दुनिया को पाकिस्तान से मदद चाहिए यहां से इनखला के लिए, ऐसे ही अफगान तालिबान भी पाकिस्तान की तरफ देखते हैं कि उनके फ्यूचर के लिए पाकिस्तान क्या रोल प्ले कर सकता है। अब जब पाकिस्तान के दुश्मनों को शिकस्त हो रही है, जब उनको मार पड़ रही है, तो वो क्या कर रहे हैं? वो पाकिस्तान को नुकसान देने की आखिरी कोशिशें कर रहे हैं। दुनिया यह भी याद रखेगी कि अमेरिका को अमेरिका की मदद से अफगानिस्तान के अंदर शिकस्त भी पाकिस्तान ने दी है। और अब नाज़रीन किराम पूरी डायनेमिक्स बदल चुकी हैं। लेकिन ये साजिश सिर्फ अफगानिस्तान तक सीमित नहीं है, टारगेट कश्मीर है और पाकिस्तान की तालिबान के रास्ते कश्मीर वाली साजिश भी पूरी तरह एक्सपोज हो चुकी है। ये लोग खौफजदा हैं। बेसिकली ये लोग अब हमसे डरे हुए हैं कि अगला टारगेट कश्मीर है और कश्मीर इंशाल्लाह हम लेंगे, क्योंकि यारान मुसलमान कहते हैं कश्मीर है जन्नत, जन्नत कभी काफर को मिली है ना मिलेगी। अगर अब भी किसी को 1% का शक है तो अहमद मसूद का ये ट्वीट पढ़ लीजिए। पंजशीर में तालिबान नहीं लड़ रहा, पाकिस्तानी आर्मी और ISI इस जंग को लीड कर रही है। अभी तो सिर्फ कुछ खुलासे हुए हैं, आगे आगे देखिए और भी सबूत आएंगे। संघ प्रमुख मोहन भागवत आज मुसलमानों के साथ एक मीटिंग कर रहे हैं। ये मीटिंग बंद कमरे में हो रही है। मोहन भागवत ने सबको बुलाया, जो संघ का विरोध करते हैं उन मुस्लिम बुद्धिजीवियों से भी भागवत बात कर रहे हैं। ये मीटिंग उस मुंबई में हो रही है जहां जावेद अख्तर भी रहते हैं और नसीरुद्दीन शाह भी रहते हैं। मुसलमानों के नाम पर भारत में 2 हेडलाइन बनी, एक जावेद अख्तर ने बनाई और दूसरी नसीरुद्दीन शाह ने, और तीसरी हेडलाइन अब मोहन भागवत बना रहे हैं। अब ये नई सुर्खी क्या होगी, मुसलमानों पर संघ की लाइन क्या है, आइए देखते हैं खास रिपोर्ट। मोहन भागवत ने मुसलमानों से सीधी बात की। अफगानिस्तान में तालिबान के आने और जावेद अख्तर के विवादित बयान के बाद भागवत और मुसलमानों के बीच पहली बार डायलॉग की डायरेक्ट लाइन खुली है। हिंदुस्तान का लिबरल गैंग संघ और मुसलमानों के बीच दीवार खड़ी करने की कोशिश कर रहा है। मोहन भागवत ने वो दीवार गिरा दी। सॉल्यूशन तो वही है, डिस्कॉर्ड ये कभी सॉल्यूशन नहीं हो सकता, डायलॉग यही सॉल्यूशन हो सकता है। और कभी भी संघर्ष से होता नहीं, नुकसान ही होता है। मुस्लिम समाज के 250 विद्वानों, धर्म के जानकारों और मुस्लिम बुद्धिजीवियों के साथ भागवत की यह मुलाकात बहुत इंपॉर्टेंट है। देश भर के मुसलमान भाइयों के मोबाइल पर पिछले 60 घंटे से एक वीडियो घूम रहा है जिसमें जावेद अख्तर, RSS,
विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल को तालिबान जैसी सोच वाला बता रहे हैं। हो सकता है कि जावेद अख्तर का वो वीडियो आपके मोबाइल पर भी आया हो, मगर हम उससे आगे की बात करते हैं। जब से अफगानिस्तान में तालिबान आया है, भारतीय मुसलमान दो खेमों में बंट गए हैं। फिलहाल एक खेमे का नेतृत्व जावेद अख्तर कर रहे हैं और दूसरा खेमा नसीरुद्दीन शाह का हो गया है। जावेद अख्तर को हर जगह तालिबान देखता है, तो नसीरुद्दीन शाह भारतीय मुसलमानों को तालिबान से अलग करके देखते हैं। जावेद अख्तर ने संघ, वीएचपी और बजरंग दल के बारे में जो बोला, वो क्यों बोला, इसे समझने के लिए नसीरुद्दीन शाह का बयान देखना होगा। हालांकि अफगानिस्तान में तालिबान का दोबारा हुकूमत पा लेना दुनिया भर के लिए फिक्र का बायस है, इससे कम खतरनाक नहीं है हिंदुस्तानी मुसलमानों के कुछ तबकों का उन वहशियों की वापसी पर जश्न मनाना। आज हर हिंदुस्तानी मुसलमान को अपने आप से यह सवाल पूछना चाहिए कि उसे अपने मजहब में इस्लाह, रिफॉर्म और जिद्दत पसंदी, मॉडर्निटी चाहिए या पिछली सदियों के वहशीपन का इक़दार, वैल्यूज। मैं हिंदुस्तानी मुसलमान हूं और जैसा कि मिर्जा गालिब एक अरसा पहले फरमा गए हैं, मेरा रिश्ता अल्लाह मियां से बेहद बेतकल्लुफ है। मुझे सियासी मजहब की कोई जरूरत नहीं है। हिंदुस्तानी इस्लाम हमेशा दुनिया भर के इस्लाम से मुख्तलिफ रहा है और खुदा वो वक्त न लाए कि वो इतना बदल जाए कि हम उसे पहचान भी न सकें। नसीरुद्दीन शाह तालिबान से ज्यादा भारतीय मुसलमानों की फिक्र करते हैं, जबकि जावेद अख्तर संघ और वीएचपी में भी तालिबान को ढूंढते हैं। अब इसी कॉन्टेक्स्ट में मोहन भागवत की लाइन को समझते हैं। हम भगवान को एक रूप में देखते हैं, आप किसी दूसरे रूप में देखते हैं, ठीक है। अपने भक्ति में हम पक्के हैं, आपकी भक्ति में आप भी पक्के हो, हमको कोई दिक्कत नहीं है। भाषा आपकी अलग अलग है, हमको कोई दिक्कत नहीं है। एक दूसरे की भाषा का आदर सम्मान करके हम रहेंगे, एक दूसरे की भाषाओं की सुरक्षा की भी चिंता करेंगे। तालिबान पर नसीरुद्दीन शाह की लाइन जावेद अख्तर से बिल्कुल अलग दिखती है, लेकिन कुछ दिन पहले तक जावेद अख्तर की भी यही लाइन थी। 15 अगस्त को तालिबान काबुल में घुसा था तो जावेद अख्तर की नींद उड़ गई थी। उनको अफगानिस्तान की महिलाओं की फिक्र होने लगी थी। 16 अगस्त की रात 10:37 पर जावेद अख्तर अफगानी महिलाओं को तालिबान की दया पर छोड़ जाने के लिए अमेरिका की लानत मलानत कर रहे थे। उस दिन जावेद अख्तर के बेटे फरहान अख्तर ने भी वही लाइन पकड़ी थी। रात 8:36 पर फरहान अख्तर तुरंत के तुरंत अफगानी लोगों तक अंतर्राष्ट्रीय मदद पहुंचाने की बात कर रहे थे। उस दिन ना तो जावेद अख्तर ना ही फरहान अख्तर को संघ में तालिबान दिख रहा था, ना ही वो इसका जिक्र कर रहे थे। लेकिन नसीरुद्दीन शाह ने वीडियो मैसेज डालकर अपनी लाइन ली तो लिबरल गैंग को तालिबान पर अपना नैरेटिव फेल होता दिखा। नसीरुद्दीन शाह की बात काटने के लिए जावेद अख्तर को दोबारा सीन में लाया गया। जावेद अख्तर स्क्रिप्ट बदल कर आए तो आरएसएस, वीएचपी और बजरंग दल को तालिबान जैसा बताने लगे। क्या जावेद अख्तर का रिमोट कहीं और है? इसे समझने के लिए दिल्ली की 2 तस्वीरें देखनी होंगी। बात ज्यादा पुरानी नहीं है। जुलाई के आखिर में ममता बनर्जी 2024 की पॉलिटिक्स का ग्राउंड टेस्ट करने दिल्ली आई तो ममता ने जावेद अख्तर को मिलने के लिए बुलाया। दीदी ने कहा खेला होवे, you are also a poet, you are शायर, so how do you see that खेला होवे slogan? Do you think the खेला होवे slogan can reverberate in India? अरे भैया, अभी भी आपको सबूत चाहिए क्या? You still need some proof. No, what's your take on the खेला होवे slogan? अरे it is beyond any discussion now. There is no take. You just have to listen to. खेला होवे नहीं। जावेद जी आप इसमें आपको एक गान बनाना है। हाँ ममता बनर्जी जावेद अख्तर से गाना लिखवा रही थी और जावेद शबाना हामी भर रहे थे। ममता के साथ मुलाकात से पहले जावेद अख्तर ने शरद पवार से भी मीटिंग की थी। जावेद अख्तर के पीछे वही लोग हैं जो बीजेपी और संघ से जलते हैं, जो मोदी के दुश्मन हैं और हमेशा संघ के खिलाफ नए नए नैरेटिव सेट करते रहते हैं। एंटी मोदी, एंटी बीजेपी, एंटी संघ स्क्रिप्ट लिखने वालों के लिए भागवत ने बहुत ही खास बात कही है। पिछले 65 दिनों में मुसलमानों के साथ मोहन भागवत की यह तीसरी पब्लिक मीटिंग है। असम में मोहन भागवत ने सीएए कानून पर मुसलमानों की चिंता खत्म की थी।
CAA NRC ये किसी भारत के नागरिक के विरुद्ध बनाया हुआ कानून नहीं है। भारत के नागरिक मुसलमान को CAA से कुछ नुकसान नहीं पहुंचने वाला। और विभाजन के बाद जो इतिहास हुआ है उसमें एक आश्वासन नेहरू लियाकत करार में दिया गया कि हम अपने देश की माइनॉरिटीज की चिंता करेंगे। हम आज तक उसका पालन कर रहे हैं, पाकिस्तान ने नहीं किया। असम से पहले भागवत गाजियाबाद में राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के प्रोग्राम में आए थे। पूरी दुनिया में प्रोपेगेंडा किया जाता है कि हिंदुस्तान का मुसलमान खतरे में है, लेकिन इस प्रोपेगेंडा को भागवत ने सिर्फ एक बयान से ध्वस्त कर दिया था। संघ प्रमुख ने बिना किसी इफ एंड बट के कहा था कि जो मॉब लिंचिंग करेगा वो हिंदू नहीं कहलाएगा। हिंदू कहते कि यहाँ एक भी मुसलमान नहीं रहना चाहिए तो हिंदू हिंदू नहीं रहेगा। हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है, गौ माता पूज्य है, लेकिन लिंचिंग करने वाले ये हिंदुत्व के खिलाफ जा रहे हैं, वो आतताई है। कानून के जरिए उनका निपटारा होना चाहिए, क्योंकि ऐसे केसेस बनाए भी जाते हैं तो बोल नहीं सकते आजकल कहाँ सही है कहाँ गलत है। लेकिन कानून को अपना काम करना चाहिए, तहकीकात करनी चाहिए ठीक से, बिना पार्शियलिटी किए सबका न्याय करना चाहिए और दोषी को सजा होनी चाहिए। हमको उसमें कोई गम नहीं। मुंबई में मोहन भागवत के मुस्लिम सम्मेलन से पहले 3 और 4 सितंबर को नागपुर में संघ की समन्वय समिति की मीटिंग हुई। इसमें संघ के विस्तार पर बातें हुई और मुस्लिम समाज के बीच जाकर काम करने का डिसीजन लिया गया। मोहन भागवत उन सारे बुद्धिजीवियों को करारा जवाब देते हैं जो संघ को इनटॉलरेंट बनाते हैं। संघ के विरोधी सावरकर से लेकर गोलवलकर तक हिंदुत्व की पूरी लीडरशिप को एंटी मुस्लिम करार देते हैं। हेडलाइन में आने के लिए कुछ लोग भगवा पहनकर अनाप शनाप बोलते हैं। सोशल मीडिया और विदेशी मीडिया में इन्हीं छुटभइये नेताओं के वीडियो वायरल होते हैं। हिंदू और हिंदुस्तान को लेकर गलत हेडलाइन बनती है। मोहन भागवत उस नैरेटिव की जड़ पर चोट करते हैं। पॉजिटिव साइन यह है कि मुस्लिम बुद्धिजीवी भी संघ की लाइन को समझने लगे। ये जो संघ के बारे में अपने देश के तथाकथित अल्पसंख्यकों को, तथाकथित में इसलिए कह रहा हूं कि वो एक ही समाज के हमारे अपने भाई, ये वास्तविकता है। और कभी भी भाषा, पंथ, प्रांत, संप्रदाय, धर्म के नाम पर हमने किसी को कम या ज्यादा नहीं कहा। उन तथाकथित अल्पसंख्यकों के मन में ये डर भरा गया है कि संघ वाले तुमको खा जाएंगे। दूसरा एक डर लगता है कि हिंदू मेजॉरिटी देश में आप रहोगे तो आपका इस्लाम चला जाएगा, ये भी बताया जाता है। अन्य किसी देश में ऐसा होता होगा, मेजॉरिटी माइनॉरिटी होगा, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ जो आया है वो आज भी मौजूद है, किसी भी कारण आया हो, लेकिन आया है और रहा है तो मौजूद है। और इस भूमि की परंपरा, यहाँ के समाज का स्वभाव और इस कारण उसने बनाया संविधान भी उनके यहाँ के अस्तित्व की गारंटी देता है। मुसलमान भाइयों को भड़काने, बहकाने और मनचाहे एजेंडे की तरफ मोड़ने की जब भी कोशिश होती है, उसका रिएक्शन होता है। झारखंड विधानसभा में नमाज पढ़ने के लिए कमरा आवंटित हुआ तो बीजेपी ने अपने स्टाइल में इसका विरोध किया। नमाज के लिए कमरा देकर वोट वाला हिसाब किताब सेट किया गया था। इसका विरोध करके बीजेपी अपना हिसाब सेट कर रही है। नुकसान सिर्फ मुसलमान भाइयों को हो रहा है। और इस वक्त की खबर आपको दे दें, ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ईडी के दफ्तर से बाहर निकले हैं और बाहर आने पर ममता बनर्जी ने, माफ कीजिएगा, अभिषेक बनर्जी ने किसको धमकी दी, यह आपको हम दिखाएंगे बस इस ब्रेक के बाद। I'm सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।